हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। आज के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे। सम ऑफ दी आज न्यूज़पेपर में ज़्यादा आर्टिकल्स हैं नहीं जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो कुछ सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो एक आर्टिकल मैंने लिया है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर GS3 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री। तो हम उसको एग्रीकल्चर में और GS3 में पुट करते हैं, इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों में जनरली क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। तो जो आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हियर यू कैन सी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज इन 2023-24। तो ये एक रिपोर्ट है गवर्नमेंट की। तो हमारे लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल में वो है डाटा एंड फैक्ट्स। कुछ डाटा फैक्ट्स जो हैं हम मेंस के आंसर्स में पुट कर सकते हैं, कुछ के ऊपर हम डायरेक्टली वी कैन पुट इन और एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी कैन डिड्यूस दिस डाटा टू decode in one way or another in the prelims options which you will get in your prelims examination. कुछ analytical options आते हैं, for example they can ask that production of milk steadily increased in last 2 year 3 year or uh, the rate of this increase। तो रेट डायरेक्टली ना पूछ के आपको बता दें कि डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो उस टाइम से हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं इसमें से। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री सो 3.78% इंक्रीज इन द 2023-24 ओवर 2022 एंड 23 एस्टिमेट्स। सो ये जो एस्टिमेट्स है कौन बता रहा है? बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 जो प्रिपेयर किया एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने। तो ये बोल रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ग्रोथ रेट जो उसकी है 3.78% है। ये नोट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सेकंड जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट बता रही है कि कंट्री प्रोड्यूस्ड एन एस्टिमेटेड टू 239.3 मिलियन टन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग 23-24 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री। और हम लास्ट 10 ईयर्स इसको कंपेयर करें तो इन 2014-15 द मिल्क प्रोडक्शन वाज 146.3 मिलियन टन। तो काफी इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर्स में। दैट इज व्हाई इंडिया इज द टॉप, इंडिया इज एट द टॉप इन द मिल्क प्रोडक्शन। और जब हम एक प्रोडक्शन की बात करें तो सेकंड इन एक प्रोडक्शन ग्लोबली। तो मिल्क प्रोडक्शन में कंपाउंड जो ग्रोथ रेट है लास्ट 10 ईयर्स का वो है 5.62%, यहाँ पर मेंशन है। तो ये भी हमको ऐड करना चाहिए। अगेन इफ वी टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, तो स्टेट्स में हम देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो होता है हमें टॉप 3 स्टेट्स का जनरली ध्यान रखना है। तो उसमें जो हाईएस्ट है वो है उत्तर प्रदेश, जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करता है एंड दैट इज अराउंड 16.2% ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। सेकंड जो हम देखेंगे इसके बाद इट इज फॉलोड बाय राजस्थान 14.51% एंड मध्य प्रदेश 8.9%। तो ये जो चीजें हैं परसेंटेज हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे हमने एग प्रोडक्शन की बात की, तो एग प्रोडक्शन में वी आर सेकंड ग्लोबली एंड टोटल एग प्रोडक्शन जो एस्टिमेट है 142.77 बिलियन ड्यूरिंग 23-24 एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 6.8%। लास्ट 10 ईयर का इसमें एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है। 2014-15 में अगेन कितना था? 78.48 बिलियन। तो ये हम ट्रेंड बता सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में हाउ मच इज इट हैज इंक्रीज। तो ये इससे क्या होता है कि वी कैन शो कि दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज ग्रोइंग और नॉट। तो ये हम इस पर्टिकुलर डाटा से बता सकते हैं। और जनरली जो डाटा है हम यूज करते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो कहीं भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि यस वी आर डूइंग very good in milk production, very good in egg production. So we have to show the data कि this is the proof that from 2014 to 2024 इतना परसेंट हमने ग्रो किया है या इतने बिलियन इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। तो ये दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगेन स्टेट्स का देखेंगे हम एग में, तो आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स विद शेयर ऑफ 17.85% ऑफ टोटल एग प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है मीट प्रोडक्शन के ऊपर दे रखा है विच इज एस्टिमेटेड एट 10.25 मिलियन टन ड्यूरिंग 23-24। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका भी दे रखा है 4.85% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स एंड इन 2023
48.96% ऑफ मीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वाज ऑफ पोल्ट्री। तो इसमें परसेंटेज भी दे रखा है कि जो प्रोड्यूस हुआ इंडिया में, वेदर इट इज कंज्यूम्ड इन द कंट्री इटसेल्फ और एक्सपोर्टेड, तो दोनों केस में ही हम देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन में किसका कितना परसेंटेज है। तो प्रोडक्ट जब परसेंटेज की बात करते हैं तो पोल्ट्री का दे रखा है 48.96%, विच इज हाईएस्ट। सेकेंड जो दे रखा है इसमें 2.6% ऑफ केटल, 18.09% ऑफ बफेलो। वी आर वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ बफेलो मीट। 11.13% ऑफ शीप, 15.5% ऑफ गोट एंड 3.72% ऑफ पिग। तो ये डाटा जो है रफली हमें पता होना चाहिए हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका है, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, एंड अगेन लास्ट 10 ईयर्स में ट्रेंड क्या रहा है, ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये सर्वे उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाटा बुक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है जो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीजें हैं स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए, दैट इज एनजीटी इश्यूज नोटिस टू सेंटर ऑन एक्सपांशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स। तो छोटा सा आर्टिकल है बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज एक कंसेप्ट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो एक आपका आप बोल सकते हो हजार्ड है। तो इस हजार्ड के लिए ही जो है एनजीटी ने इशू किया है नोटिस दैट increasing the number of glacial lakes will be going to be a challenge because it may produce multiple hazards or disasters we can say। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि there is a report which shows that 10.81% increase of the glacial lake in the past 13 years due to rising temperature due to global warming। तो यहाँ पर ये मेंशन है, एज पर द रिपोर्ट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पेव्ड वे फॉर द लार्जर ग्लेशियर लेक्स विच हेल्ड मोर वाटर एंड इन टर्न इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एनडीएमए ने इसमें क्या गाइडलाइन निकाली है वो स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए इन केस ऑफ फ्लडिंग और लैंडस्लाइड ड्यू टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। So this is a very important article from point of view of your GS paper 3 and from various other points. Prelims के लिए भी आ सकता है ये topic. So the issue is that the climate talks that was going on at the Baku for the COP29 has failed. And what was the reason? ये reason क्या था? तो reason mainly climate finances को लेकर ये जो issue है वो ये जो talks है वो failed हुए हैं। तो student have to understand the chronology behind all these events। तो उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिंस द 1992 जो अर्थ समिट हुआ, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया, क्योटो समिट दैट वाज कॉप 3, देन कोपेनहेगन अकॉर्ड इन 2009-10 एंड देन पेरिस क्लाइमेट डील। सो ईच इवेंट हैड सम मेजर आउटकम्स, और उस आउटकम ने ये जो क्लाइमेट एक आर्किटेक्चर है टू फाइट द क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, इन सबको फाइट करने के लिए जो आर्किटेक्चर एक स्ट्रक्चर है, ये इस वेरियस कन्वेंशन के थ्रू आए हुए हैं। सो it is mentioned that COP29 meeting, climate meeting, Baku ended in disappointed. The developed nations have only agreed to mobilize around $300 billion for the developing nations every year, a 3 times increase over the current mandate जो $100 billion था, जो एक तरह से पेरिस क्लाइमेट डील के थ्रू आया हुआ था, but way below expectation of 1 trillion that all assessment said was required। अब ये आप जब देखोगे $300 billion डेवलप्ड नेशंस को देने हैं, 100 देखते हो $100 billion, ये कहाँ से आया एग्जैक्टली exactly? एक टर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वाज हेल्ड दैट सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डेवलप्ड नेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हिस्टोरिकल एमिशंस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। हेंस द डेवलप्ड नेशन वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, और उसको मिटिगेट करने के लिए उन पे कुछ सैंक्शंस लगाए गए। इन द क्योटो प्रोटोकॉल दे एक डिफरेंशिएशन बना, कैटेगराइजेशन बना, लाइक NX1 कंट्रीज, NX2 कंट्रीज, NX-B कंट्रीज। NX1 countries are the developing countries that were made to cut their greenhouse gas emission, उनको कट करने थे। NX-B country are the part of the NX1 country that those who had to like उनको फाइनेंसिंग देनी थी डेवलपिंग नेशन को। तो ये समझना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये डेवलप नेशंस की थी, डेवलपिंग नेशन की नहीं थी, एज पर द मैंडेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये बता रहे कि हमेशा ही इशू कुछ ना कुछ इस फाइनेंस को लेकर हमेशा इशू इशू रहता है डेवलप और डेवलपिंग नेशन के बीच में, जिसकी वजह से एक जो एक्सपेक्टेड आउटकम होता है क्लाइमेट, किसी भी क्लाइमेट कन्वेंशन का और क्लाइमेट मीट का, वो फुलफिल नहीं हो पाता है।
So, as the result, the discussion and outcome of these summit have been almost dealing from the requirement of the meeting the temperature target जो Paris Climate Deal का है, that we have to इतना हमें एक मिनिमम अमाउंट में एमिशन अपना कट करना है, so that 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम रोक पाए टेम्परेचर राइज को फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो अब ये कह रहा है कि science says that world needs to cut its emission by at least 43% by 2030 from 2019 level, so that we can remain in that 1.5 bracket वाला उस range में हम रह पाए। All assessment of the current actions estimate the global emissions even in the best case scenario would be barely 2% down by that time। अब exactly ये जो reports है exactly कौन देता है? तो there is एक body है IPCC, इंटरनेशनली इंटरनेशनल पैनल ऑन द क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है ना। तो आईपीसीसी डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी ने 1988 में बनाया था, जिसका काम है इस तरह के सिस्टमेटिक स्टडीज करना, साइंटिफिक स्टडीज करना एंड मेक द वर्ल्ड अवेयर दैट व्हाट द एक्शन दे नीड टू टेक। तो स्टूडेंट को आईपीसीसी के बारे में जानना है, उसका मैंडेट क्या है उसके बारे में जानना है। नाउ इट इज सेइंग दैट व्हाई इट हैज फेल्ड। तो ये जो सिस्टम है ऑल टुगेदर इज इनहेरेंटली अनस्टेबल। It is saying that it is not surprised the current international arrangement or the climate change has turned out to be this ineffective. It is only major multilateral system which is completely aligned against rich and powerful nation। अब ये developed nations पे honest generally जो multilateral organization देखते हैं, we see that developed nation have a say, but here क्या है कि developed nations जो हैं उन पे burden है कि they have to cut the emission, also they have to give the finances also to the developing nation, which becomes a vexing issue every time। So the climate change architecture as represented by 1994 UN framework, UNFCCC, goes in completely against this norm। तो अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल आया, इसकी बात यहाँ पे हो रही है कि रिच एंड पावरफुल ए ग्रुप ऑफ जो 40 नेशंस हैं, उनको बोला गया कि यू आर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज एंड रूल्स आर स्टैक्ड हेवली अगेंस्ट देम, and they have been made solely responsible for cutting their greenhouse gas emissions and also for providing money and technologies to the developing countries to help them fight climate change। these developing nation, अब ये क्या एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है, ये आप जाओगे तो इसमें आप अपना हमारा जो प्लास्टिक को कर्ब करने का जो है एक कन्वेंशन हमारे इंडिया में आया हुआ है, उसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है। तो ये एग्जैक्टली क्या पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है, ये स्टूडेंट को जानना चाहिए। And these responsibilities are largely fixed on the polluter pays principle, but since developed nation are saying that these nation जो इंडिया है या चाइना है, उनका एब्सोल्यूट टर्म्स में आज के डेट में इमिशंस बहुत ज्यादा है और दे शुड बी ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्लाइमेटिक चेंज और ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग हो रही है, एक ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके लिए चाइना एंड इंडिया आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, दे शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। However, equity, अब यहाँ पे बात आती है, it was not before the 1997 Kyoto Protocol, the precursor of Paris Agreement, was finalized, the developed world realized that this system would hurt their interest। पहले तो वो कह रहे थे कि yes we should be like shoulder the burden, but after 1997 when Kyoto Protocol fixed that you have to give finances also, you have to cut the emission also, then the developed nations felt that okay it is too much burden to carry, तो फिर वो इस इशू से एक तरह से हटने लगे। यू शुड नो दैट यूएसए जो है आज तक उसने रेटिफाई नहीं किया है क्योटो डील को, दैट एंडेड इन 2020। मेनी कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जापान, जो एक सेकेंड टारगेट था क्योटो प्रोटोकॉल का फ्रॉम लाइक 2020 तक जिसको चलना था, उसको रेटिफाई नहीं किया। सो मेनी कंट्रीज श्रग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने जो एक उनको पे मैंडेट था उनको उन्होंने फिलफिल नहीं किया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि precursor to the Paris climate that Kyoto protocol was final, the developed nation realized that this system could hurt their interest and disrupt the prevailing global power balance। ठीक है, अब बात आती है डिसमेंटलिंग बिगिंस। अब कैसे डिसमेंटलिंग बिगिन हुआ? सिंस 2025 से ये यही बात करें कि डेवलपिंग नेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, और वो फाइनली सक्सेसफुल होते हैं डेवलप नेशन इन द पेरिस क्लाइमेट डील, वेयर द डेवलपिंग नेशंस वेर आल्सो आस्क्ड टू सबमिट देयर नेशनल टारगेट्स। सो वी सी दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड आईएनडीसीज, मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इंटरनेशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, विच ईच नेशन हैज टू सबमिट दैट व्हाट
एक तरह से एफर्ट ले रहे हैं टू कट बैक देयर इमिशन। तो इंडिया का भी एक अपना रूल है दैट बाय 2030 वो चाह रहे हैं कि 45% वो एक तरह से रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू वो अपना पावर इमिट करेंगे, एंड बाय 2070 दे आर गोइंग टू बी क्लाइमेट न्यूट्रल 2030 तक। वो कितना, और बाकी बाकी कुछ कुछ काफी इंडिया के टारगेट्स हैं, वो आप जाने कि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील में अपना एनडीसीज क्या दिया। एवरी ईयर यू हैव टू सबमिट देयर एनडीसीज, एंड एक ग्लोबल स्टॉक टेकिंग होती है कि इफ यू हैव गिवन एनडीसीज लाइक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, उस पे उसको आप फुलफिल भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एनडीसीज है, उसके बाद उसका स्टॉक टेकिंग जो होता है ये निकल के आया पेरिस क्लाइमेट डील में। तो इज द लाइक द फर्स्ट टाइम इन द पेरिस क्लाइमेट डील डेवलप्ड नेशन सक्सीडेड इन इन मेकिंग डेवलपिंग नेशन आल्सो टू टेक पार्ट इन द क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। द पेरिस क्लाइमेट डील मेड फंडामेंटल चेंजेस, तो ये यही बात कह रहा है जो आई हैव टॉक्ड जस्ट नाउ। एंड dilution of the finance responsibility, यहाँ पे developed nation argue that the scale of finance requirement has increased manifold and many other countries have grown rich in the last 2 decades, so they must also be asked to contribute towards the climate finance and they should not be held only responsible for it। और इमिशन, यहाँ पे एक बात लिखी जा रही है कि इमिशन कट जो है वो इनएडिक्वेट रहेगा। एज रिजल्ट इमिशन कट हैव बीन नोवेयर क्लोज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बिकॉज डेवलप्ड नेशन आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। The European Union expected to cut its emission by around 60% from 2019 levels by 2030। अगर वो करते हैं तब भी ये जो है एक तरह से इनफ नहीं हो पाएगा। If world has to reduce its emission by 43% by 2030 from 2019 levels, तो ये एक तरह से इट विल नॉट बी इनफ। तो दीज आर लाइक फैक्ट्स जो स्टूडेंट को अपने आंसर्स में लिखना चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, historical journey that why this talks failed, why the final developed nations are shrugging their responsibilities, what is the role of developing nation, ये सब स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ होल दिस सिनेरियो। और आई थिंक ये जो क्लाइमेट डील है नाउ इट्स एंडेड, एंड ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया होगा। एंड दिस आर्टिकल रियली सम्स एवरीथिंग अप। So this is important from point of view of your GS paper 3 and some prelims specific knowledge also. So with this, I conclude today's session, and we hope to meet you tomorrow. Thank you.